मैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल अभी जो है चीफ आरपी सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में और डीन रिसर्च एम्स न्यू दिल्ली में कार्यरत हूँ। सर क्या कहेंगे, इतने साल एम्स में गुजारे और काफ़ी केस किए हैं। हाँ। कुछ अनुभव भी अपना बताइए। आज 31 दिसंबर 2024 को मेरा जो है जो सर्विस पीरियड था उसका आखिरी दिन है ये, और मेरे लिए तो बहुत खुशी का पल है, क्योंकि जितना एक रुतबा किसी फिजिशियन को मिलना चाहिए वो एम्स में काम करके मिलता है। तो कई सालों से जो मेरी यहाँ पर एक तरह से तपस्या रही है अपने लिए या मरीज़ों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए या इस संस्था के लिए, वो बहुत ही लाभदायक रहा है मेरे जीवन काल में। और जहाँ तक मेरी अपनी पोजीशन है, मैं पिछले 46 ईयर से यहाँ पर हूँ। मैंने अपनी MBBS की शुरुआत यहीं पे की थी, और जो है आज जो है 46वां साल है जो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। इस दौरान जो है जब से मैंने जो है फैकल्टी पोजीशन यहाँ पर ली है और जब से मैं यहाँ चीफ बना हूँ आरपी सेंटर एम्स में, तो बड़े सारे ऐसे चीज़ें हमने की हैं जिससे जो है इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन हुआ है। जैसे कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो दुनिया में जो बेस्ट चीज़ें हो सकती है डायग्नोस्टिक में मशीन के लिए, या जो ऑपरेशन थिएटर में बड़े सारे अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगाना जिससे मरीज़ों का ही भला न हो। हमारे स्टूडेंट जो देश के टॉप के स्टूडेंट एम्स में आते हैं, उनके एजुकेशन में, उनकी लर्निंग में बहुत बहुत इसकी सहायता हुई है। ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पहली बार हमने लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी और लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी की स्थापना की थी। और ऑपरेशन थिएटर में आप समझ सकते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है OCT बेस्ड माइक्रो सर्जरी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है। रिसर्च में आरपी सेंटर हमेशा नंबर 1 रहा है, और पिछले कई डिकेड से, कई सालों से जो है आरपी सेंटर नंबर 1 पोजीशन में है एम्स के साथ साथ। इसमें हमारी अपनी और मेरे जो पूरी फैकल्टी की टीम है, जो स्टूडेंट्स हैं और जो पूरे हमारे स्टाफ है, उनकी यहाँ पर बहुत बड़ी एक भागीदारी रही है। आपने 2005 में कॉर्निया, मोतियाबिंद और रिफ्रैक्टिव सर्जरी सेवाओं का नेतृत्व किया है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही सर? जहाँ तक मैं चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश में है कि अंधता की बीमारी दूर हो नहीं पा रही है। अंधता की परसेंटेज जो है कम नहीं हो पा रही है। उसमें मेजर कारण है मोतियाबिंद का होना। हमारे देश में ऑलमोस्ट 60% कारण जो है मोतियाबिंद से होता है। उसमें करीब करीब जो है 70 से 80 लाख सर्जरी होती है हर साल पूरे हमारे देश में। उसके बावजूद जो है उसमें जो है उसकी जो बैकलॉग में कमी नहीं आ रही है। और जहाँ तक जो कॉर्निया या पुतली की बीमारी है जिसको हम ट्रांसप्लांट से ठीक कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा 2005 में हमने पहली बार मेरे लीडरशिप में हमने एक डोनर टिश्यू से जो है 3 लोगों की आंखों की प्रत्यारोपण की थी। उससे जो है एक टिश्यू से मल्टीपल पेशेंट की जो है रोशनी के लिए हम जो है ट्रांसप्लांट कर सकते थे। और डोनेशन के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए पूरे कंट्री में, और जो नई पद्धति है जहाँ पूरी आँख नहीं निकालते, केवल कॉर्नियल टिश्यू निकालते हैं, उससे भी जो है लोगों के जो एक धारणाएँ होती है कि उससे आँख ख़राब हो जाएगी या फिज़िकल अपीयरेंस ख़राब हो जाएगा बॉडी का, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। तो मैं देख रहा हूँ कि कॉर्नियल डोनेशन में उन्नति हुई है, बढ़ोतरी हुई है। साथ में जो परिवारजन है जो एक्चुअली डोनेट करते हैं, उनका भी जो है हमारे तरफ से जो है काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। और फ्यूचर में बड़े सारे ऐसे पद्धति आ गई है जिसमें कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में बढ़ोतरी होगी और उसमें अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। सर आपको पद्मश्री जैसे सम्मानित मिला है, कैसा लगा आपको? अनुभव कैसा रहा आपका? इस बारे में थोड़ा साझा कीजिए। ये तो एक हर इंसान में जब भी जो काम करता है वहाँ पर कोई ना कोई रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, और सरकार की तरफ से पद्मश्री का सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट ये सम्मान जो है हमारे इंस्टीट्यूट को मिली है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस के, क्यों हम उससे जुड़े हुए हैं। और ये जो है एक तरह से जो हमारी सेवा रही है आम जनता के लिए। मेरा काम जो है इंस्टीट्यूट में तो रहा ही है, मैंने देश विदेश में जो है बड़े सारे ऐसे काम किए हैं जिससे भी हमारा इंस्टीट्यूट का नाम बढ़ा है। और मेरे रिसर्च
और पेशेंट केयर जो है इसी NCR दिल्ली से लिमिटेड नहीं है, मैं देश के कोने कोने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जो है अंडमान निकोबार तक हमने जो है कम्प्रिहेंसिव आई कैम्प किए हैं, सर्वेज़ किए हैं ब्लाइंडनेस के लिए और ट्रीटमेंट की है। मेरे ख्याल से इसकी ही एक रिकॉग्निशन है जिसमें सरकार जो है पद्मश्री से सम्मानित करती है। तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे देश के संस्था के लिए जिन्होंने इसके लिए हमें एक योग्य सोचा। सर अगर हम बात करें अनुसंधान के केंद्र में, तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके समय में किए गए हैं, इसके बारे में बताइए। अनुसंधान जो है आप जानते हैं कि जब ये एम्स की स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में, पेशेंट केयर के अलावा टीचिंग में और रिसर्च में जो है इसको सोचा गया था कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनेगा हमारे देश के लिए और आगे के लिए एक रास्ता दिखाया गया कि कैसे रिसर्च करना चाहिए। तो उस दिशा में हमने बहुत प्रगति की है। रिसर्च के मामले में हमारे नंबर ऑफ़ पब्लिकेशन जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते हैं उसमें हमारा देश नंबर 1 है पूरे कंट्री में। और अब देखेंगे फ्यूचर में जो है हम चाहते हैं कि ये जो है अमेरिका और चाइना के टक्कर में आ जाए। जहाँ तक मेरा टेन्योर रहा है एज ए डीन रिसर्च का, उसमें कुछ नई चीज़ें हमने की हैं। जैसे अलग से एक सेंट्रलाइज रिसर्च फैसिलिटी हमने तैयार की है जिसे CCRF बोलते हैं, और क्लिनिकल रिसर्च के लिए जिसमें कि क्लिनिकल आदमी को भी टाइम मिले, उनके साथ लोग जुड़ जाएं साइंटिस्ट, उसके लिए CRU क्लिनिकल रिसर्च यूनिट बनाया गया है। और पहली बार एम्स में जो है और एम्स की जो न्यू लीडरशिप है डायरेक्टर साहब के साथ मिल करके एक अलग से इनोवेशन और जो है एंटरप्रेन्योरशिप का विंग खोला है, जिससे कि नए रिसर्च आएंगे और बिग ग्रांट्स आएंगे। बड़े सारे ऐसे संस्थाएं हमसे जुड़ जाएंगी, जैसे IIT दिल्ली है। हमने करीब जो है जितने भी देश के और विदेश के बड़े बड़े संस्थाएं हैं रिसर्च में, उनके साथ MOU हमने किया है और फ्यूचर में रिसर्च में काफ़ी उन्नति होने की उम्मीद है मुझे। RPC केंद्र में आपके नेतृत्व में कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया गया है सर? RPC में मैं अपने अचीवमेंट के बारे में कहूँगा तो जहाँ तक पेशेंट केयर में जैसे मैंने बताया था कि हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कि दुनिया का बेस्ट यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। और टीचिंग और जो लर्निंग यहाँ पर होती है, देश के सबसे टॉप के बच्चे हमारे पास आते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग की सुविधा हमने करा रखी है। और सबसे मेजर जो एक इनोवेशन हमने की है टीचिंग में कि एक ऐसा वेट लैब ट्रेनिंग फैसिलिटी क्रिएट की है जिसमें बच्चों को पहले वहाँ पर ट्रेनिंग होनी बहुत ही आवश्यक है और मरीज़ की सर्जरी तभी कर पाते हैं जब उसमें वेट लैब सर्जिकल ट्रेनिंग उसकी पूरी हो जाए। और साथ में जो है ऐसे नए पद्धति हमने जोड़ रखी है कि लर्निंग जो है आज की डेट में बड़ा चैलेंज है। जब देखते हैं इंटरनेट फैसिलिटी है, आके ChatGPT है, गूगल है, तो क्लासरूम में जो टीचिंग होती है उसको टोटली हमने चेंज कर दिया, जिसे हम रिवर्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें बच्चे खुद प्रिपेयर करके आते हैं, खुद लेक्चर लेते हैं, डिस्कशन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर टीचिंग पूरे देश में अलग से होती है वो है बेड साइड टीचिंग, जिसमें मरीज़ हमारे भर्ती होते हैं और बेड साइड में टीचिंग जो है एक तरह से ऐसी लर्निंग होती है जहाँ पर क्लिनिकल स्किल के साथ में जो है सर्जिकल स्किल भी बच्चे की डेवलप होती है। और रिसर्च में आप देखेंगे कि हमने जो नेशनल सर्वे की है ब्लाइंडनेस के लिए, जो पूरे देश के आंकड़े हमने निकाले हैं, जिससे पता चलता है कि किस तरह की बीमारियां हमारे देश में फैल रही है, उसके अनुसार से कैसे सरकार पॉलिसी बनाएगी। और पिछले कुछ महीनों में आपने सुना होगा, अक्टूबर में हमने WHO ने जो है कंट्री को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया है। वो तमाम हमारे जो कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी सेक्शन है उनके साथ जो सर्वे हमने की थी, करीब 200 डिस्ट्रिक्ट में सर्वे की थी और 5 से 6 लाख लोगों की हमने स्क्रीनिंग की थी, तब जाके जो है WHO ने माना है कि इंडिया में अब ट्रैकोमा या रोहे की बीमारी नहीं है। और जो है एक जो लेवल होता था इंडिया में ये इन्फेक्शियस डिजीज़ आँखों की है, अब उसमें जो है इंडिया क्लीन हो गया है। ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा है। साथ में जो हमारे क्लिनिकल रिसर्च है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में या फिर लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी में या रेटिना में काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। अभी रेटिना में हम जीन थेरेपी में काम कर रहे हैं। ये फ्यूचर में जो है एक बहुत मेजर एक चेंज होने वाला है रेयर डिजीज़ में। सर आपके इन 4 दशकों के शानदार सफ़र में सबसे अच्छा पल आपके लिए क्या मानते हैं? देखो, सबसे अच्छा पल तो जो है आज के दिन ही है कि मैं एक सक्सेसफुल अपना जो है सर्विस कंप्लीशन के बाद यहाँ से सेंटर को मैं छोड़ रहा हूँ
और जो सबसे सेटिस्फाइंग है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, करीब करीब 1000 बच्चों को हमने मेरे टेन्योर के थ्रू निकले हैं यहाँ से पास आउट होके, पूरे देश और विदेश में लीडर्स हैं। और तीसरा जो है, हमारे जो जितने भी हमने काम किए हैं उससे जो है सरकार में पॉलिसीज़ बने हैं, जैसे कि जैसे अब होटा है, उसमें हमने आई डोनेशन, आई बैंकिंग सिस्टम में हमने योगदान दिया है। सिमिलरली रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी, आरओपी एक डिजीज़ है, उसमें उसकी जो है मैनेजमेंट पॉलिसी हमने निकाली है। रिसेंटली हम लोग जो बच्चों में मायोपिया हो जाता है, चाइल्डहुड मायोपिया, उसमें हमने काम किया है। हमने एक सेपरेट मायोपिया क्लिनिक की स्थापना की है और फ्यूचर में जितना भी यहाँ पर काम होगा उसमें जो है एक डेफिनेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है फ्यूचर में बनेगा, जिससे कि बच्चों में ही बीमारी कम रहे और आने वाला फ्यूचर जो है बच्चों का सिक्योर रहे। सर, आज आप रिटायर हुए हैं, कितनी कमी खलेगी आरपी सेंटर? देखो, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी कोई कमी यहाँ नहीं खलेगी, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर मेरे पीछे काम करने वाले हैं उनको हमने ट्रेन किया हुआ है। इनफैक्ट वो मेरे से भी अच्छे होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो है आरपी सेंटर में कोई कमी नहीं होगी, इनफैक्ट जो है बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अपना जो एक पीछे जो आप अपना लेगेसी छोड़ जाते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपसे भी अच्छा काम करें। ये ज़रूर है कि मुझे थोड़ा सा दुख तो ज़रूर होगा कि मैं यहाँ काम नहीं कर रहा हूँगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरे जो फैकल्टी कलीग्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टाफ हैं, वो डेफिनेटली जो है और भी अच्छा काम करेंगे फ्यूचर में। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा वो किया कि आँखों के दान के लिए आपने बड़ी मेहनत की है। हाँ। तो ऐसे में जब आप आखिरी आज का दिन शेयर कर रहे हैं, तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भ्रम है लोगों में कि डेथ हो जाती है लेकिन वो आँख दान करना नहीं चाहते अपने परिवार का, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपने बहुत ही अच्छा एक मुद्दा उठाया है यहाँ पर। पहली बात तो मैं जितने भी परिवारजन हैं उन सबको कहना चाहूँगा कि जो डोनेशन करता है वो आदमी खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो जाती है। परिवार वाले या परिवार के जो प्रिय जन होता है वही डोनेट करता है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइए और जो है आँखों का ही नहीं है, जो अंगों का दान होता है उसमें भी अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है कि मरने के बाद आदमी की पुनर्जन्म में क्या स्थिति होती कि नहीं होती, उसमें भी कहना मुश्किल है। जो धारणा है कि यदि आपने आँखों का दान कर दिया तो हो सकता है पुनर्जन्म में आप अंधे पैदा हो, ये इसका कोई प्रूफ है नहीं। इनफैक्ट यदि आपने दान किया हो, अच्छे कर्म किए हो, तो आपको जो है पुनर्जन्म यदि होता है तो उसमें अच्छी जो है सदगति आपको पैदा हो सकती है या आप अच्छी जगह पैदा हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये धारणाएँ जो कहते हैं कि आँखों का दान नहीं करना चाहिए या टिश्यू का दान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और आगे आइए, दान कीजिए। जैसे मैं कह रहा था कि मेरे टेन्योर में करीब हमने 20,000 जो है आँखों का ट्रांसप्लांट किया है। वो जो है देश में काफ़ी संख्या है, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। ये तभी पॉसिबल हुआ है कि आप लोगों ने अपने प्रियजनों का आँखों का दान किया, और जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में, उनकी हमने सेवा की है। इनफैक्ट आज की डेट में मोतियाबिंद के बाद जो कॉर्निया की बीमारी है, जो आगे की पुतली की बीमारी है, वो नंबर 2 कारण है ब्लाइंडनेस का। तो इसलिए हमें इसमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे आई बैंक्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आप अवेयरनेस बढ़ाइए, अपनी टेक्नोलॉजी को बड़ा अच्छा कीजिए, जिससे कि अच्छे टिश्यू आ जाए हमारे पास और अच्छे टिश्यू ट्रांसप्लांट हो। क्योंकि हम जानते हैं कि 100% ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता। हर आदमी की कॉर्निया की क्वालिटी होती है, और किसी को प्रत्यारोपण करना है तो अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं और पुअर क्वालिटी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है यूज़ में करीब 50% टिश्यू यूज़ हो सकती है। तो यदि हमें 2 लाख ऑपरेशन करने हैं तो 4 लाख डोनेशन चाहिए हमें। तो इसलिए हमें बहुत काम करना है। जैसे मैंने बताया कि पूरी आँख नहीं निकालते हैं आजकल में, केवल आगे की पुतली निकालते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। तो जो फिगर होता है, जो फेस का चेहरा होता है, बिल्कुल उसमें कोई इसमें ख़राबी नहीं आती है। इससे भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और आप जानते हैं कि लोग प्लेस करते हैं, लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आँखों का दान कर रहा हूँ। तो इसमें भी जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। एम्स में हमने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जिसमें आप प्लेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन कार्ड मिल सकता है। सिमिलरली हॉस्पिटल्स में हमने जितने भी स्टाफ नर्सेस हैं, जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी हमने ट्रेनिंग की है कि कैसे वो अच्छे काउंसलर बन सकते हैं।
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने की है ये इमीडिएट डेथ नोटिफिकेशन, क्योंकि आज की डेट में जितने भी टिश्यू हमें मिलती है वो जो हॉस्पिटल से ही मिलती है, इसे हम हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल सिस्टम कहते हैं। उसमें ही जो है 80% टिश्यू जो है हॉस्पिटल से ही मिलती है। यदि हॉस्पिटल में काम करने वाले प्योरली काउंसलर बन जाएँ तो इसमें हमें बहुत बढ़ोतरी होगी। जी, थैंक यू सर।